हाय विद्यार्थियों, आई एम अरुण फ्रॉम विजनरी स्टडी हब। हमारे सुदर्शन बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरुआत करने चल रहे हैं कक्षा 10 के एक बहुत अच्छे सब्जेक्ट मैथ से। और मैथ की स्टार्टिंग करेंगे हम पहले चैप्टर से, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, कक्षा 10 की मैथ में सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, यहीं से मैथ की शुरुआत होती है कक्षा 10 की मैथ की। और यह जो चैप्टर है बोर्ड में 5 नंबर का वेटेज रखता है और इसमें 2 तरह के सवाल खास पूछे जाते हैं जिनको हम अच्छे से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं की बात की जाए तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, आप सब पढ़े होंगे कि पैसे पहले प्रकार बताया था क्या, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, उसके प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परमेय, अपरमेय। ठीक है, ये सब आप पढ़े होंगे। तो वास्तविक संख्याओं की बात की जाए तो वास्तविक संख्याएं क्या है, तो वास्तविक संख्याएं की हम बात करें तो जो भी संख्या वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जो परमेय संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं और इनके साथ साथ अपरमेय को भी मिला दो तो बन जाती है हमारी क्या, वास्तविक संख्याएं। कहने का मतलब क्या, आप चित्र से समझें। वास्तविक संख्याओं का मतलब क्या है, वास्तविक संख्याओं का मतलब है ऐसी संख्याएं जिनमें आती है कौन सी, परमेय संख्या भी आती है और अपरमेय संख्या भी आती है। परमेय का मतलब कि पूर्णांक भी आता है, भिन्न भी आ जाता है, दशमलव वाली भी आ जाती है। और अगर यहाँ पे और बात करें तो आपकी जो प्राकृतिक संख्या है वो भी परमेय ही होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी आ जाएंगी और साथ में पूर्ण संख्याएं भी आ जाएंगी। तो कुल मिला के प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक बोल लो, भिन्न हो गया, दशमलव हो गया, अपरमेय हो गया, सबको मिला दिया जाए तो बनता है हमारी कौन सी संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं मतलब कौन सी संख्या जिनसे हम गिनती करते हैं, गणनाएं करते हैं 1 2 3 4 5। पूर्ण का मतलब क्या है कि उसी प्राकृतिक संख्या में 0 मिला दिया जाए, उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं पूर्ण संख्याएं। और उसी पूर्ण में क्या, निगेटिव वाले भी मिला दिए जाए, कुछ इस तरह से कह देते हैं क्या, पूर्णांक कहते हैं। और अगर बट्टा वाले हैं तो इन्हें कहते हैं क्या, भिन्न। ठीक है, उसी भिन्न को बदल दो, हर से अंश में भाग करके आ जाएगा क्या, दशमलव। एक प्रकार सब क्या है, सबके सब परमेय के अंतर्गत ही आते हैं क्योंकि सबको परमेय संख्याओं के रूप में p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला। और दूसरा हो गया क्या, अपरमेय। अपरमेय मतलब वही है, पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब क्या है, अपरमेय। तो अपरमेय परमेय सबको मिला के जो संख्याएं बनती है उन्हें कह देते हैं हम वास्तविक संख्याएं। अंकगणित की एक पर्याय, इसके बाद एक परमेय आती है। ठीक है, वो परमेय क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब कि कोई भी भाज्य संख्या का मतलब क्या है, भाज्य संख्या का मतलब जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट जाती है उसे कहते हैं भाज्य। भाज्य का मतलब जो किसी से विभाजित हो जाए, किसी और से, एक और स्वयं को छोड़कर किसी और से विभाजित हो जाती है उसे कहते हैं भाज्य। तो परमेय ये है कि कोई भी भाज्य संख्या हुई वो उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। और खास बात क्या, परमेय क्या होता है कि हाँ, व्यक्त कर सकते हैं। और जो ये गुणनखंड होता है या गुणनखंड अद्वितीय होता है। कहने का मतलब क्या, इसके जैसा कोई और नहीं होगा। एग्जाम्पल से बात समझते हैं। ठीक है, जैसे हमने कह दिया 24 क्या है, परमेय एक क्या है, भाज्य संख्या है। तो 24 को अगर अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखे तो क्या दे सकते हैं, 2 × 2 × 3, यही तो लिख सकते हैं। अब जो 24 गुणनखंड में जो भी कुछ संख्याएं लिखी गई हैं सबके सब क्या है, सबके सब अभाज्य हैं। और 24 का गुणनखंड अगर अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखा जाए, इनके अलावा कोई और दूसरा प्राप्त नहीं होगा। परमेय ये कहती है यहाँ कोई भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख तो सकते हैं, लेकिन मेन बात क्या है कि जो गुणनखंड लिखोगे उसके जैसा कोई और गुणनखंड नहीं प्राप्त होगा, अभाज्य होगा तब। हाँ, ऐसे तो ये भी लिख सकते हो, 24 को लिख सकते हो क्या, 6 × 4, 8 × 3, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन हाँ, ये तो गुणनखंड तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ मेन बात क्या, ये अभाज्य संख्याएं नहीं है। अभाज्य संख्या अगर सारी होंगी तो वह गुणनखंड एक ही होता है, जो कि ये, इसके अलावा कोई और इसका गुणनखंड नहीं मिलेगा। ऐसे हर भाज्य संख्याओं पे बात लागू होती है। ठीक है, यहाँ हमारा गुणनखंड क्या होता है, अद्वितीय होता है। ये हमारी परमेय बताती है। इसी पे एक सवाल है कि जैसे मान ले एनसीईआरटी का सवाल कि एक संख्या है 140, एक संख्या 140 है और मान लिया संख्या ली हमने 156। ठीक है, इन दो संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में अगर व्यक्त करना हो तो कैसे लिख सकते हैं, सिंपल क्या है, आप सब लोग करते होंगे, इसे 140 लिखो, उसके बाद 2 से डिवाइड करो तो आया 70, फिर 2 से डिवाइड करो आया 35, फिर उसके बाद 5 से कर दो कितना आया 7, फिर 7 से करोगे
तो इसका मतलब 140 के जो अभाज्य गुणनखंड मिले वो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 यही हो गए। वही चीज ऐसे करके समझाई गई है। 140 को लिख सकते हो क्या 2 गुणे 7, 70, ठीक है 70 हो सकते हो क्या 2 गुणे 35, 35 को 5 गुणे 7, ठीक है। इसी प्रकार हमने 156 को भी किया है और 505 का भी किया है और 325 का भी किया है। तो कहने का मतलब क्या कि अब देख लीजिए कि अगर ऐसे करते जा रहे हैं क्योंकि 140 का मतलब 140 को कह सकते हैं 2 गुणे 70, 70 गुना 140, 70 को 35 गुना 70, तो 35 2 गुणे 35, 35 को 5 7 35। अब देखो 2 2 5 7 वही तो मिले। वही हाल यहाँ भी है, वही हाल यहाँ भी है। तो जैसे 156 सकते हैं क्या 2 गुणे 78, 78 को सकते हैं क्या 2 गुणे 39, 39 को क्या 3 गुणे 13। तो ये देखो यही हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड। चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए आएगा वही। और उसी प्रकार किया 325 का भी किया गया, उसी प्रकार गया 505 का भी किया है। मेरे ख्याल से बहुत बेसिक सा सवाल है कि कोई भी संख्या दी जाए पूछा जाए अभाज्य गुणनखंड तो आप सिंपल ऐसे कर दो और बोल दो जैसे किया जैसे 40 है तो गुणनखंड क्या हो गया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। नेक्स्ट इसमें कि अगर दशमलव प्रसार की जैसे कि हाँ कोई भी संख्या हुई जैसे कि यहाँ पे ये संकेतों का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब अगर हमको दशमलव में करना हो, किसमें करना हो दशमलव में करना हो, आपकी तरफ की प्रमेय यहाँ पे भी है, ठीक है। प्रमेय में क्या है कि वो बात क्या है कि दशमलव प्रसार के शांत होने की शर्त क्या है। कहने का मतलब क्या कि कोई भिन्न लिख दी गई है, जैसे दिया गया है 2/5, हमसे कहा जाए कि बताओ यह भिन्न को जब कि इस भिन्न को दशमलव में बदला जाएगा तब ये शांत होगी कि आसान। ऐसे सब ये भिन्न है 2/5, तो भिन्न है 2/5, इसको दशमलव में बदला जाएगा तब ये शांत होगी कि नहीं होगी। अगर शांत होगी तो जानेंगे कैसे। एक तो तरीका क्या है, एक तरीका यही है कि हर से अंश में भाग कर दो। जैसे अगर हम भाग करें 5 से 2 में तो नहीं जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ जीरो बढ़ेगा, फिर कितनी बार जाएगा 4, आ गया शेषफल 0। तो कितना आया 0.4। 0.4 के बाद क्या हो गया, ये समाप्त हो गया है, खत्म हो गया। जैसे बोलेंगे क्या है शांत है, ठीक है। नहीं खत्म होता बढ़ता जाता तो क्या बोलते अशांत। तो यहाँ पे क्या करना भाग करके देखना पड़ रहा है, बिना भाग के देखना है। तो उसका तरीका क्या है, तो उसका तरीका यही मान लिया x क्या है परमेय संख्या है, तो जिसका दशमलव प्रसारण का शांत होगा कब होगा शांत कि जो नीचे हर है, आप ऐसे समझिए जो नीचे हर है उस हर को अगर हर को जो है हर को अगर हम क्या नाम है जो हर क्यू है उसको 2 और 5 के रूप में मतलब 2 की घाते n 5 की घाते m के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जहां पे m और n क्या होंगे ऋणोत्तर पूर्णांक होंगे, मतलब कि धनात्मक पूर्णांक होंगे। तो ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। अब मतलब एक बात लाइन में आपको समझाएं, इसका मतलब यही है कि कोई भी भिन्न है, कोई भी मान लिया हमने क्या है भिन्न है p बाई क्यू, हमको चेक करना है ये शांत है का शांत। तो आप क्या करो सीधे q के क्या कर लो q के कर लो गुणनखंड, और गुणनखंड करने के बाद q में अगर 2 मिल रहा है या 5 मिल रहा है, 2 की कोई भी घात नहीं चलेगा, बस धनात्मक चाहिए, 2 मिले और 5 मिले, 2 या 5, या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो चलेगा, इनके अलावा कोई और संख्या नहीं आनी चाहिए। सिर्फ 2 और 5 है तब इसका मतलब क्या है कि वो शांत है, नहीं तो क्या है कोई और संख्या आ जाती है तो क्या है अशांत है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई कि क्यू का अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा तो 2 की पावर n, 2 की कोई धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए और 5 में भी क्या होना चाहिए 5 की पावर भी क्या होनी चाहिए कोई धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। तब क्या होगा 2 और 5 का जो अगर 2 और 5 का ही गुणनखंड बन रहा है 2 और 5 ही आ रहे हैं तब समझ लीजिए कि जो भिन्न होगी हमारी वो भिन्न क्या होगी शांत होगी, ठीक है। अब इसी पे अगर हम यहीं पे वही बात यहाँ भी है कि p बाई क्यू एक परमेय संख्या है, तो चेक करना है तो क्या करना है क्यू के गुणनखंड करो, गुणनखंड में ये चीज है तो इसका मतलब कि वो क्या होगा वो इसका मतलब कि तो वो शांत होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या होगा वही अशांत हो जाएगा, ठीक है। अशांत मतलब वही कह सकते हो कि खत्म नहीं होगा। जैसे यहाँ पे संख्याएं लिखी गई हैं 13/325, 637/7280, 15/1600, 66/180, 129 इतना। अब अगर हमको चेक करना हो कि बताओ ये शांत होगी कि अशांत होंगी, ठीक है, शांत होंगी या फिर अशांत होंगी। अब शांत अशांत चेक करना तो आपको कुछ भाग नहीं करना। तरीका क्या है कि एक तरीका तो यही है आप क्या करो इस हर से इस अंश में भाग करो, भाग करके देख लो शेषफल खत्म 0 आ जाता है तो इसका मतलब शांत है, नहीं 0 आता है इसका मतलब क्या है अशांत है। लेकिन वो लंबा प्रोसेस है। दूसरा तरीका क्या है, तरीका क्या है कि जो भी हर है उसके करो गुणनखंड, जो भी हर है उसके करो गुणनखंड, सबके करो क्या चीज गुणनखंड करते चले। जैसे यहाँ पे तो किया ही गया है तो इसका गुणनखंड क्या है आ रहा है 5 की घाते 5, इसका मान लिया हमने किया रहा है
आया, मान लो 13 आया, 7 आ गया, ठीक है। इसके गुणनखंड में क्या आया, 2 आया, 6 5 आया, 2 की घात 6 आती है, 5 की घात 2 आती है। इसके में आ गया 3 आ गया, 2 इसके भी 3 आता है, और इसमें तो दिया ही गया है। तो अब सीधा हमको जानना है शांत और शांत, तो क्या करोगे, यहाँ पे 5 या 2 अगर है तब तो शांत है, उनके अलावा कोई और होगा तो नहीं अशांत। 5 है तो शांत है, कोई और आ गया तो क्या है, अशांत है। 2 और 5 यहाँ चलेगा, शांत है। कोई और आ गया, 3 आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये अशांत है। और ये 2 और 5 है, इसका मतलब क्या है, ये शांत है। बस यही तरीका है जानने का। अब दूसरी बात यहाँ पे लिखा गया होगा, आपको दिख रहा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, आवर्ती कहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जब कोई भिन्न होगी, हर से अंश में भाग किया जाएगा, तो 2 ही बातें होंगी, या तो शांत होगा या क्या होगा, अशांत। अशांत में क्योंकि भिन्न है तो वो रिपीट करेगा, उसे कहते हैं बार बार आएगा, मतलब आवर्ती। वही चीज, वही अपरमेय के लिए बात बदल जाती है। परमेय के लिए यही होता है कि शांत होगा या तो अशांत होगा। अशांत में कौन सा होगा, आवर्ती होगा, मतलब बार बार अपनी वैल्यू रिपीट करेगा। इसमें एक सवाल है अगला, यही 2020 में पूछा गया है कि 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने अंकों तक होगा। अब दशमलव प्रसार आपको जानना है कि कितने अंक तक होगा। तो यहाँ पे पहली नंबर तो उसने ये नहीं पूछा शांत है क्या शांत, यहाँ पे एक स्टेप उसने और आगे बढ़ गया कि यहाँ जब दशमलव में बदला जाएगा तो दशमलव प्रसार इसका कितना होगा। तो आप ऐसे देखिए कि जो इसका हर है वो कितना है, 1250। अच्छा 1250 है, इसका हमने कर लिया गुणनखंड, तो कितना आया, 2 गुणे 5 की घाते 4 आया, ठीक है। इसका मतलब 2 की पावर कितनी आई, 2 की पावर 1 आई, 5 की घाते कितनी आ गई, 4 आ गई। तो मैक्सिमम पावर कितनी आई है, मतलब कि जो दोनों गुणनखंड आए हैं उसमें 1 की पावर है 4, 1 अगले की पावर 4, तो मैक्सिमम पावर कितनी आई है, मैक्सिमम पावर क्या आई है, 4 आई है। इसका मतलब क्या हुआ कि दशमलव में जब करेंगे तो मैक्सिमम प्लेस कितने होंगे, 4 होंगे। कितने प्लेस हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अगला सवाल है कि ये पूछा गया है कि शांत है क्या शांत, 2022 से पूछा गया है, और ये भी 2022 से पूछा गया कि बताओ शांत है क्या शांत। अब आपको यहाँ पे बहुत आसानी से बता सकते हैं कि हाँ, जो गुणनखंड है उसमें क्या है, 2 की पावर 3, 5 की पावर 7, मतलब कि गुणनखंड में सिर्फ 2 है और उसके 2 के अलावा क्या है, 2 और 5 के अलावा कोई और आया नहीं है। इसका मतलब ये कैसा हुआ, सिर्फ 2 और 5 ही तो आए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 7। यहाँ पे 1250 है हर में, तो एक काम करो 1250 से कर लो गुणनखंड, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, फिर जाएंगे 2 बार ले जाएंगे, 2 4 2 5 10, फिर कितने से काट दें, 5 से काटें तो 5 5 5 10 50 25, फिर 5 से काटे 25 आया, फिर 5 से काटे 5 आया, फिर 5 से काटे 1 आया। तो यहाँ पे देख लीजिए जो गुणनखंड आए हैं 1250 के, वो क्या आया, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर कितने, 5 की पावर 4। इसका मतलब क्या कि इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो गुणनखंड है उसमें सिर्फ 2 और 5 ही है। इसका मतलब ये वाली भिन्न का दशमलव प्रसार भी क्या होगा, शांत होगा। इतनी बातें क्लियर, ठीक है। अब आगे है आप ही के चैप्टर में एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो ये क्या है एलसीएम और एचसीएफ, तो एचसीएफ का मतलब संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, मतलब निकालने का तरीका बताया गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, इसका मतलब 2 संख्याओं का हम निकाले एचसीएफ, उसका मतलब क्या है, एक ऐसी संख्या होगी जो अपने आप में सबसे ऐसी बड़ी संख्या है कि जो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर देगी। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब दो संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है वह छोटी छोटी संख्या है जो क्या होगी, दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगी, दोनों संख्या से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब कि संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। जैसे 2 संख्या मान लिया, एक संख्या मान लिया हमने x है, एक संख्या क्या है y, इनका निकाले एलसीएम, तो एलसीएम जो भी होगा वो क्या होगा, वो ऐसे छोटी छोटी संख्या है कि वह एलसीएम दोनों से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाता है। एचसीएफ मतलब क्या है कि ऐसी छोटी छोटी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर देगी, उसे कहेंगे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या होगी, दोनों संख्याओं को जिनका दोनों का एचसीएफ निकाल दे उनको विभाजित कर देगी, वो विभाजित उनसे हो जाएगी। तरीका क्या है निकालने का, कि संख्याओं का क्या करो, क्या करो, अभाज्य गुणनखंड करो, उनमें देखो कि जो भी कॉमन वाले संख्याएं हैं उनकी सबसे छोटी घात का गुणनफल कर दोगे, हमारा हो जाएगा वही एचसीएफ। और एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम का मतलब क्या है कि जो भी क्या है संख्याएं हैं, पहले नंबर जो उभयनिष्ठ होंगी उनके लोगे सबसे बड़ी संख्या है, और उनके अलावा जो भी संख्याएं बच गई है उन संख्याओं को भी ले लोगे, इसलिए बोला है प्रत्येक संबद्ध अभाज्य
अभाज्य गुणनखंड, मतलब जो बचा है उनको भी ले लो, तो उसका एक प्रकार से क्या है, सबसे बड़ी घात का गुणनफल जब करोगे तब मिलेगा हमको एलसीएम। एग्जांपल से समझते हैं इस बात को और अच्छे से, ठीक है। जैसे अच्छा यहाँ पे एक चीज ये भी है, एक लॉ आपके 10 में ही है, जैसे दो संख्याएं हो ए और बी, उनका एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाए तो एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल, एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल क्या होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। दो संख्याओं का एलसीएम निकाला जाए, जैसे ए और बी का एचसीएफ निकाला जाए, एलसीएम निकाला जाए तो किसके बराबर होगा, ए और बी के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा, जैसा कि यहाँ पे थोड़ा सा चित्र में देख सकते हैं। अब जैसे एक सवाल है 26 और 91 के लिए, ठीक है, ये संबंध की जांच करनी है, 2022 में पूछा गया है और 2024 में पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कि एलसीएम एचसीएफ जो संबंध जब भी देखिए कि यहाँ संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है, बराबर, इसके संबंध की सच्चता की जांच कीजिए। तो एक काम करते हैं, पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले 26 से क्या कर दिया हमने, 26 के फैक्टर कर दिए, 2 हुआ 2 गुणे 13, 91 के किए तो क्या कहते हैं 7 गुणे 13, ठीक है। अब हमने कहा था एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब जो कॉमन है, जो कॉमन है उसकी सबसे क्या लोवेस्ट पावर, लोवेस्ट पावर यहाँ पे फिलहाल आपके पावर तो सेम ही है, वही पावर ले ली, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा आंसर। एलसीएम की बात करें, एलसीएम के में क्या करेंगे, एलसीएम में जो कॉमन है उसको तो लिख ही लो, वे सबसे बड़ी घात लिखते हैं। अगर मान लो यहाँ पे घात 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। फिलहाल यहाँ पे समय बराबर है तो वही घात यहाँ पे क्या कर देगी, लिख देगी। बाकी जो बचे हैं उनको भी लिख दो और सबका गुणा कर दो, ये आ गया एलसीएम। अब हमको सत्यता की जांच करनी है, एक काम को 26 गुणे, काम करो क्या कि 26 गुणे 91 करो और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करो, बराबर अगर आता है तो संबंध सही है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे अगर दोनों का गुणा किया गया तो इतना आया और एलसीएम और एचसीएफ गुणा किया तो भी इतना ही आया, दोनों क्या है, बराबर। कैसे हम करेंगे सत्यता की जांच, और ये 2 बार पूछा भी गया है, यहाँ पे 2 तरह के सवाल आपके कवर भी हो गए, एक एलसीएम निकालना, एक एचसीएफ निकालना, और साथ साथ संबंध भी देख लिया हमने। आगे इसमें है, जैसे कि यहाँ पे एक सवाल 2024 में आया हुआ है, ठीक है, और क्या सवाल आया है, 2520 और 10,530 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सवाल सिंपल सा है कि यहाँ पे उसने पूछा है कि 2520 और किसका पूछा है, 10,530 का एलसीएम और एचसीएफ पूछा है। तो पहले नंबर तो क्या करेंगे, अभाज्य हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अब वो संख्या है हमारी 2520, तो 2520 का गुणनखंड करते हैं, 2 1 2 2 दूनी 4, 2 छंग 12 2 शून्यम 0, 2 छंग 12 2 तिहाई 6 2 शून्यम 0, फिर इसके बाद 2 से काटे तो 2 तिहाई 6, 2 1 2 2 पंचे 10। अब ये 5 3 8, 5 1 6 3 9, 3 से काट देते हैं तो 3 3, 1 में नहीं जाएगा, 2 15 में जाना पड़ेगा तो 0 बढ़ाएंगे और 3 5 15, उसके बाद 3 3 9, 3 5 15, फिर 5 से 5 7 35, 7 1 7, ठीक है। अब सही है, अब इसमें कितना आ गया, 2 की पावर आया कितना, 2 की पावर 3 आया, और 3 की पावर कितना आया, 3 की पावर 2 आ गया, और गुणे 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। अगला क्या है, 10,530 है, 10,530 है, इसका कर लेते हैं 10,530, 10,530 कितने से काटते हैं, 2 से काटे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, बचा कितना 1, 2 छंग 12, 2 पंचे 10 आया, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ से ये हो गया, 2 से तो जाएगा नहीं, अब ये 3 से चेक करें, 5 5 10, हाँ 3 से जाएगा, तो ये आया 3 1 3, बचा कितना 2, 3 7 21, 1 3 5 15, 3 5 15, 5 5 10 17 38, फिर 3 से ले जाते हैं तो आया कितना, 3 5 15, बचा 2, 3 8 24, 3 5 15, 3 से फिर काटे तो 3 1 3, बचा 2, 2 3 9 27, बचा 1, 3 5 15, फिर ये 3 से लेकर आए, 3 6 18 और 3 5 15, अब ये जाएगा कितने से, 5 से आया 13, फिर गया 13, ठीक है। इतना इसका आ गया क्या, अभाज्य गुणनखंड ना। तो ये कितना आ गया, ये 2 की पावर तो 1 आया है, और 3 की पावर कितना आया है, 3 की पावर आया है 2 2 4 आया है, 3 की पावर 4 गुणे, उसके बाद क्या है, 5 की पावर 1 है, 13 की पावर 1 है। एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ में क्या देखते हैं, एचसीएफ में देखते हैं कि कॉमन कौन सा है, तो कॉमन क्या है,